सामने ब्रिटिश के ज़माने का चर्च खड़ा था, लाल ईंटों से बना हुआ और बेहद विशाल। अरे, उस समय इतनी आबादी नहीं थी, जितनी भी चाहो जगह घेर लो और खड़ी कर दो बड़ी बड़ी इमारतें। अब कोई कर पाए तो जाने। खैर, जॉन को इमारतों का क्या करना, उसको ईश्वर से भी क्या करना। उसको कुछ पता नहीं था, पर इतना ज़रूर पता था कि आत्मा पर बड़ा भारी बोझ था और इसे वो हर हाल में निजात पाना चाहता था। अगर नहीं पाएगा तो या तो बीमार पड़ जाएगा, नहीं तो पागल हो जाएगा। कहीं जाकर उसको अपने दिल का बोझ उतारना ही था। वो फादर के पास कन्फेशन के लिए जा रहा था। इससे उसको एहसास था कि उसकी आत्मा पर पड़ा हुआ बोझ यकीनन उतर जाएगा। अगर नहीं भी उतरा तो भी फादर से बात करके जी ज़रूर हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि वो बेहद आस्तिक था, पर ऐसा भी नहीं था कि वो नास्तिक था। ईश्वर को ज़रूरत पड़ने पर याद कर ही लेता था। पूरा चर्च शांत पड़ा था। एक बार भी उसका मन हुआ कि वापस चले, पर फिर डगमगाते हुए कदमों को दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत वो अंदर ले ही आया। उसका मन जितना अशांत था, अंदर उतनी ही शांति थी। एक आध बार तो ये शांति निर्वता का भ्रम करा गई, पर नहीं, ये पसरी हुई शांति अंदर तक आत्मा पर उभर आए जख्मों पर मलहम का काम कर रही थी। हाँ, यहाँ ज़रूर वो अपने को संभाल पाएगा। वो बेंच पर आकर बैठ गया और उसने सिर झुका लिया। फादर अभी आराम कर रहे थे। वो उनके उठकर तैयार होकर आने तक बेंच पर बैठ गया। उसको अपनी पत्नी पर भी क्रोध आ रहा था। वो उसके साथ कैसे इतनी बड़ी गद्दारी कर गई। उसने क्या नहीं किया अपनी पत्नी के लिए, और वो उसको धोखा देने की कगार पर थी। वो काफ़ी देर चर्च की बेंच पर बैठा रहा और पर काइस्ट को देखता रहा। काइस्ट और मदर मेरी के चेहरे पर अपूर्व शांति थी। ऐसी शांति उसके जीवन में क्यों नहीं आ सकती। वो अपना सिर अपने हाथ के ऊपर टिकाकर बैठ गया। वो कितनी देर तक बैठा रहा, उसका इसका ध्यान नहीं रहा। तंद्रा तब टूटी जब फादर जोसेफ आकर कन्फेशन रूम के पीछे खड़े हो गए। हाँ बालक, आओ, ईश्वर की शरण में आओ और तुम्हारी आत्मा पर जो भी बोझ है उसे हल्का कर दो, क्योंकि आत्मा पर पड़ा हुआ बोझ उस भारी भरकम पत्थर की तरह होता है जो दिमाग पर अपनी जड़ें जमाकर जीवन के समस्त मार्ग अवरुद्ध कर देता है। जिस तरह से कोई पत्थर पेड़ की जड़ों पर जमकर उसकी उन्नति को रोक देता है, वैसे ही ये बोझ है जो सोच की प्रक्रिया को ही ख़त्म कर देता है। जीवन एक विशाल प्रवाह है, सोच की प्रक्रिया इसको जटिल बनाती है। आओ बालक, आओ, ईश्वर की शरण में आओ। जॉन धीरे से उठा और फादर की शरण में जाकर बैठ गया। उसकी आंखें नम थी। हाँ, बोलो बालक, क्या हुआ? फादर, मैं इस स्थिति के बारे में जितना सोचता हूँ उतना ही फंसता जाता हूँ। इससे उबरने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। क्या स्थिति है बालक? मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है फादर, धोखा। उसने शादी में दिए हुए वचनों को भी भंग किया है फादर, भंग किया है। ठीक ठाक बोलो, क्या कहना चाहते हो? जब पूरी बात समझ में आ जाएगी तो मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाकर पाप का भागी बनाऊंगा और प्रायश्चित करवाऊंगा। हाँ फादर, उसे इसकी ज़रूरत है। वो मेरे को छोड़कर जा रही थी। वो छल्ली है, वो कपटी है। सामने बैठे व्यक्ति का दुख देखकर फादर को भी तकलीफ हुई। ऐसी कैसी औरत है जो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ जाना चाहती है? सचमुच उसे गलती हुई है। फादर को सामने बैठे व्यक्ति के जज्बाती हालात पर तरस आ गया। वे अपने शब्दों के माध्यम से उसके अंदर उभर रही पीड़ा को बहा देना चाहते थे। फादर, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया फादर? मैं आत्महत्या कर लूँगा। कभी कभी लगता है कि गलती सिर्फ मेरी थी और यह विचार मेरे को और पीड़ा दे जाता है। कैसी गलती बेटा? फादर, न मैंने अपने मित्र को घर में स्थान देता और न मेरी ज़िंदगी में वो बवंडर मचता। सिर्फ गलती मेरी है फादर, सिर्फ गलती मेरी है। फादर उसकी उपजी पीड़ा को मौन स्वीकृति दे रहे थे, और कोई कर भी क्या सकता है। दुख का कष्ट ऐसे अनुभव है जो व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत क्षति है। इस क्षति की भरपाई बाहर से हो पाना असंभव है। दुख में सिर्फ अपनों का एहसास सबल दे पाता है
और यहाँ फादर खड़े होकर उसकी पीड़ा को सुनकर उसको आत्मिक सबल दे रहे थे। फादर, मेरा दोस्त, मेरा मित्र राजीव, मेरा छोटा भाई सदृश्य बनकर मेरे घर आने लगा। अंत तक ये एहसास नहीं हो पाया कि वो ऐसा खेल खेल रहा है। वो नित्य प्रतिदिन आता था, यदा कदा भोजन भी मेरे यहाँ करता था, और इस क्रम में भी मैं कभी ये महसूस न किया कि वो मेरी पत्नी की तरफ आकर्षित है। आकर्षित होने तक ही बात सीमित रहती फादर, तो भी बर्दाश्त कर पाना असंभव न था। पर बात तो काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी। अब डांस पार्टी में वो मेरी पत्नी के साथ डांस करता था। फादर, सबको पता था कि दोनों के बीच में गुपचुप कोई बात है। सिर्फ मैं ही कैसे उससे अछूता रह गया। मेरी आंखें ही कैसे मेरे सामने हो रही घटनाक्रम से अछूती रह गई, और वो रो रो कर अपनी छाती को पीटने लगा। वास्तव में किसी अपने की गद्दारी बहुत अंदर तक पीड़ा दे जाती है। बाहर के दुश्मन को तो झेलना आसान है, पर घर के नहीं। हाँ पुत्र, इश्क और मुश्क ऐसे हैं कि छुपाए नहीं छुपते। फिर इश्क की खबर भी तो सबसे पहले बाहर वालों को होती है। घर वाले तो अक्सर इससे अनजान रहते हैं। वे तो शायद जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। इसके लिए अपने को मत धिक्कारो। इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, जानता हूँ फादर कि ये मेरी गलती नहीं है, पर जो मेरी गलती है उससे मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। रह रहकर अपने को दोषी मान रहा हूँ। फिर क्या हुआ? वो तुम्हें छोड़कर उसके साथ चली गई? नहीं फादर, अगर वो चली जाती तो इतना दुख ना होता। फिर वो नहीं गई, बल्कि जब उसने पूरी बात स्वीकार की तो मैंने यहाँ तक पेशकश की कि चलो मैं तुम्हें चलकर उसके पास छोड़ आता हूँ। पर वो नहीं गई। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? जब वो तुमसे प्रेम नहीं करती तो उसको चले जाना चाहिए था। ये तो दो व्यक्तियों को अंधेरे में रखने की बात है। हाँ फादर, मैंने भी उससे यही कहा। हाँ बेटे, तुम ईश्वर के नेक बंदे लग रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों के ही कारण दुनिया चल रही है, नहीं तो इस युग में ईश्वर द्वारा दिखाए गए सच्चे रास्ते को सब भूल गए हैं। ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। हाँ फादर, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा अन्याय? बेटा, सब उसकी इच्छा पर चलता है, वही जाने। फिर तुम्हारे मन पर क्या बोझ है? तुमने उसको कबूल कर लिया, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। फिर तुम्हारे मन पर कैसा पाप का बोझ है? जॉन काफ़ी देर सोच में डूबा रहा। उसकी आंखें अतीत के गहरे कुएं से एक एक कर घटनाक्रम में जोड़ते हुए एक कहानी का संरचना करना चाह रही थी। फादर, मैं जब भी याद करता हूँ कि वो मेरे सामने राजीव के साथ ऐसा कपटी व्यवहार कर रही थी तो मन वितृष्णा से भर जाता है। वो एक बार मेरे और राजीव के साथ बाजार खरीदारी करने गई। साथ में बच्चे भी थे। वो मेरे सामने राजीव के लिए स्वेटर खरीद रही थी। मैंने उसकी आंखों में वो सब पढ़ लिया था जो मेरे प्रति कभी उसका नहीं रहा। वो संसार जो उसकी आंखों में सिमट आया था, उसमें मैं कहीं नहीं था। फादर उसकी अबूझ सी बात सुनते रहे। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता जा रहा था, जिंदगी के एक एक पन्ने खोलता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी भावनाएं शुद्ध जल सी छिटक कर बाहर आ रही थी और उसके जीवन की अबूझ पहली सुलझती जा रही थी। फादर को एक सीधा साधा विवाहेतर संबंध का मामला लग रहा था, जिसके कारण जॉन को भावनाओं को कहीं काफ़ी गहरे तक ठेस लगी थी। उससे उबरने में वक्त लगेगा। वक्त अपने आप में सबसे बड़ा मरहम है। इस बंदे को वही चाहिए था। बात को आगे बढ़ाते हुए फादर बोले, तो उस शख्स का नाम राजीव था। हाँ फादर, राजीव मेरा परम मित्र। उसने भी मेरे साथ ऐसा किया। वो तो समझ सकता था मेरी पत्नी को। अगर मेरी पत्नी गलती कर रही थी तो वो तो समझदार था। तब मेरी पत्नी उसके लिए कविताएं लिखती थी, तो वो क्यों नहीं उसको मना करता था? मैंने ऐसा मित्र क्यों बनाया जो इस हद तक जा सकता था? फादर ने भी समर्थन किया। हाँ जॉन, इसलिए कहा गया है कि दोस्ती सोचकर करनी चाहिए। ऐसा दोस्त हो जो मददगार हो सके, न कि ऐसा जो पीठ में छुरा घोंपे। हाँ फादर, मैंने दोस्त पहचानने में गलती की, उसी का आज खामियाजा भुगत रहा हूँ। फादर, मेरा दोस्त एक लंबा, तंदुरुस्त, खुशनुमा इंसान था, बेहद बातूनी और सबका मन मोह लेने वाला, और अंत तक मेरे को यही इल्म था कि मेरा हित चाहने वाला है। फिर भी वो ऐसा कर गया। अब फादर का भी संयम थोड़ा थोड़ा जवाब देने लगा था। जॉन घूम फिर कर अपनी बातें इधर से उधर रख रहा था। शाम की प्रार्थना का वक्त हो रहा था। लोग भी मिलने के लिए आने लगेंगे।
शाम को प्रार्थना के बाद फादर अपना थोड़ा सा वक्त चर्च के पीछे अपने अस्पताल में बिताते हैं। कोढ़ियों की सेवा करने में उनको आनंद आता था। वैसे भी शरीर का कोढ़ तो शरीर को गला देता है और मन का कोढ़ तो धीरे धीरे आत्मा को खाकर जीवन को ही रस विहीन कर देता है। और यही सामने बैठे जॉन की स्थिति देखकर लग रहा था वह ईश्वर का बंदा कहीं अंदर तक टूट चुका था। अंधेरा घिरने को आ रहा था, लोग आकर जा चुके थे, पर वह सिर झुकाए बैठा रहा। चर्च बंद करने का वक्त हो चला था। रात के प्रथम पहर की घंटी चर्च के बाहर सुनाई पड़ रही थी। उसकी आवाज़ निर्वता को तोड़ती अंदर आ रही थी। वो बैठा रहा। रोशनी में बाहर जाने का साहस वो नहीं जुटा पा रहा था, पर अपने अनियंत्र कार्यों को देखते हुए फादर के पास भी वक्त नहीं था। अतः वे जॉन से बोले, हाँ जॉन, पर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते, फिर तो माफ़ करके जीवन की नई शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर है। तुमने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर तो इस आत्मा को इतना अशांत होना नहीं चाहिए। किया है फादर, किया है। और अब जॉन की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो ऊपर बनी क्राइस्ट की फोटो को देखकर शक्ति का प्रवाह अपने अंदर महसूस करना चाहता था। इस समय वो अंदर से अपने को बेहद कमज़ोर और टूटा हुआ इंसान महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा ने उसको जैसे धिक्कारना शुरू किया। एक बार की तो फादर भी घबरा गए। क्या हुआ बेटा? कहीं तुमने अपनी पत्नी और मित्र का खून तो नहीं कर दिया? नहीं फादर, अगर मैं इस कांड में निर्दोष होता तो शायद उसका खून कर देता, पर फादर मैं भी तो दोषी हूँ। मैंने भी तो पाप किया है। और अब तक उसकी आवाज़ जो घुटी हुई थी चीख उठी। मैंने भी जुर्म किया है, अपने मित्र की पत्नी से प्रेम करने का जुर्म किया है फादर। अगर मैं उससे प्रेम नहीं करता तो शायद मित्र को इतना अधिक अपने घर में घुसने नहीं देता। मैं ही पापी हूँ। मैं किस मुंह से अपनी पत्नी को दोषी मानता? उसका कसूर ही क्या है? मैंने अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए पूरे प्रकरण की अनदेखी कर दी। मैं ही वासना की आग में जल रहा था और उस आग ने मेरे पूरे मानस पटल, मेरी पूरी सोच को जलाकर ध्वस्त कर दिया है फादर। मैं भूल गया कि मेरा व्यवहार अनाचार से युक्त है और उस अनाचार के नीचे पनप रहे शुद्ध प्रेम को मैं नहीं देख पाया। फादर मैं ही पापी हूँ। मेरा जुर्म संगीन है। मेरी जो भी सज़ा हो मुझे दीजिए, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। फादर इस नई उपजी हुई तहलका मचा देने वाली खबर से थोड़े बिखर गए। ऐसा भी हो सकता है, उन्होंने सोचा ही न था। दो परिवार इस कदर आपस में जुड़ जाएंगे, वो भी विवाह के इतने वर्ष के बाद। ये खबर विस्फोटक थी। फिर भी उस बंदे जो उनके सामने अपने जुर्म का इकबाल कर रहा था के लिए कोई सज़ा तो मुकर्रर करनी थी। ऐसी समस्या उनके सम्मुख पहली बार आई थी। वे बोले, जॉन, मेरी राय में तुम दोनों परिवार आपस में संबंध विच्छेद कर लो, वही बेहतर है और सबके हित में भी। पूरी घटना को भूलने का प्रयत्न करके नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करो। हाँ फादर, आपका कहना सही है। इसलिए मैंने अपने मित्र से संबंध विच्छेद कर लिया है। उसको उसकी गलती बताकर मैंने अपने घर आने जाने, फ़ोन से बात करने और अपनी पत्नी का उससे मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी है। मैं इस चीज़ का पूरा ख्याल रखता हूँ कि मेरी पत्नी पर इतना मानसिक दबाव बना रहे कि वो सपने में भी इस रिश्ते की तरफ न देख पाए। आखिर शादी के वायदे किए हैं उसने मुझसे। वो कैसे इस बात को भूल सकती है? कैसे वो सामाजिक दायरे से बाहर जा सकती है? सामाजिक मान्यताएं तो उसको निभानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगा। गुड, अब तुमने कायदे की बात की। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। खैर, फादर राहत की सांस लेते हुए अंदर जाने के लिए मुड़ गए, पर जॉन काफ़ी देर उसी कन्फेशन बेंच के समीप बैठा रहा। फिर धीरे से काइस्ट की फ़ोटो हाथ में लेकर माथे से लगाया, होठों से चूमा और धीरे से बुदबुदाया, पर हे ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, मैं लता को नहीं भूल सकता। अभी कल ही तो उसका फ़ोन आया था। वो बोली कि इस जीवन में वो मेरे से अगर प्रेम नहीं कर सकती तो नफ़रत भी नहीं करेगी। मुझे वो कभी भी नहीं भूल सकती। काइस्ट, मेरा प्यार सच्चा है, मुझको माफ़ करना। मैं पुरुष हूँ, मैं सामाजिक मान्यताओं से ऊपर हूँ। मैं अपने प्रेम के प्रति सच्चा हूँ। मैं पति धर्म का भी पालन करूँगा और प्रेम के प्रति वफादारी भी। लता मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? कैसे भूल सकता हूँ काइस्ट? और वो बेंच पर बैठा रहा। कब तक उसको इसका भी ध्यान न रहा, पर कन्फेशन करके उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला था।